एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे रिसर्च के बारे में। तो अब जो हमने नया सीरीज़ निकाली है ये हमारी बेसिकली पूरे रिसर्च पे हम डिस्कस करेंगे। डिटेल में हम रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो कि मैं आपको रिसर्च किससे पढ़ा रही हूँ, अपने खुद के शॉर्ट नोट से पढ़ा रही हूँ, जो मैंने खुद के पढ़ने के लिए बनाया था और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बनाए थे। ठीक है, ताकि कम से कम वर्ड्स में लिमिटेड उसमें हैंड रिटन ये शॉर्ट नोट्स हैं, तो इससे आपका जल्द से तैयारी हो सके। क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास क्या है, सिर्फ 2 महीने एग्जाम के लिए रहते हैं। ठीक है, तो रिसर्च का आपको पता ही है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में रिसर्च आती है आपकी। तो अब हम आपकी यही रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों में आती है। अब इसमें है हमारा पहला, इसमें अगर आप देखोगे तो रिसर्चेस को जो हमने डिवाइड किया है, टाइप्स ऑफ रिसर्चेस को जो हमने डिवाइड किया है, वो एक तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, उसे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग और इंक्वायरी मोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 3 तरीके से हम अपने रिसर्च को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जिसमें से सबसे पहला है एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब हमें रिसर्च अप्लाई कहाँ करनी है, तो उसके हिसाब से हमारे पास कौन कौन सी रिसर्च है। हमारे पास है बेसिक रिसर्च और आपकी अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च है हमारे पास। अगर हम ये सोचें कि हमें अपनी रिसर्च को इस्तेमाल कहाँ करना है, यूज़ कहाँ करना है, तो हमारे पास कितनी तरह की रिसर्च हो गई, बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च और आपकी प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। इनके तीनों के एक ही नाम है। ठीक है, तो जैसे प्योर रिसर्च भी कह सकते हो आप, इसे बेसिक रिसर्च भी कह सकते हो, फंडामेंटल रिसर्च भी कह सकते हो। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये आपकी अप्लाइड रिसर्च है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका जो प्योर रिसर्च है, प्योर रिसर्च हम कब करते हैं, जब हमें सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, सिर्फ अपनी जिज्ञासा के शांत करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, तो वो कौन सी रिसर्च होती है, प्योर रिसर्च होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए होती है। इसको करने के पीछे हमारा कोई भी लालच नहीं होता है। सिर्फ हम क्या चाहते हैं कि बस हमें हमारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाए कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, हाउस यानी कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, इसके अलावा हमारा और कोई लालच उसको करने के पीछे नहीं होता है। सिर्फ नॉलेज गेन इनहेंसर, मतलब कि ज़्यादा क्या करेगा, ये हमारी नॉलेज को बढ़ाएगा। ठीक है, नॉलेज को बढ़ाने के लिए काम करता है। ठीक है, नॉलेज का बेस बनाने के लिए काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा पहले ज़माने में जो रिसर्च होती थी, जो शुरुआत जहाँ से हुई थी, तो वहाँ लोगों ने अपने किसी लालच में नहीं किया था, बस उन्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट था, उन्होंने देखा था तो उन्होंने उसको रिसर्च करना शुरू कर दी थी। ठीक है, उस पर उनको फाइंडिंग्स उन्होंने निकालनी शुरू कर दी थी। तो डेटा सोर्स फॉर अप्लाइड रिसर्च, और ये अप्लाइड रिसर्च के लिए क्या है, डेटा सोर्स है। जब हम अप्लाइड रिसर्च करेंगे तो किसके नॉलेज के बेस पे करेंगे, प्योर, बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च के नॉलेज के बेस पे करेंगे, जो नॉलेज हमें प्योर से मिली होगी। ठीक है, तो ये है आपका प्योर रिसर्च। जैसे कि मान लो अगर मुझे ये देखना है कि हमारा जो सूरज देखता है और जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी के चारों तरफ हमारे सूरज चक्कर लगाते हैं, या फिर हमारी जो अर्थ है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो इसमें लालच तो कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रॉफिट हमें नहीं होगा, बस ये मुझे अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए मुझे इस पर रिसर्च करनी है। तो ये क्या होगी, ये प्योर रिसर्च होगी। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो प्योर रिसर्च में ये होता है कि आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उस रिसर्च को करने से, आपको सिर्फ क्या है, किसी भी तरीके से बस आपको बस उस चीज़ में इतना इंटरेस्ट है, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हो। और स्टार्टिंग रिसर्चेस की यहीं से हुई थी। अब तो थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि हम रिसर्च करने से पहले सोचते हैं कि भाई कुछ हमारा फ़ायदा भी हो उसमें, लेकिन पहले फ़ायदे के लिए नहीं की जाती थी रिसर्चेस। ठीक है, अब फिर इसके बाद नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में क्या है, ये प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन के लिए होती है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए की जाती है अप्लाइड रिसर्च। इसमें आंसर क्या आएगा, वाई, कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि अगर मैं ये देखूं कि मुझे ये बनाना है कि जो हमारा पेट्रोल है, पेट्रोल बहुत महंगे हो रहे हैं, तो हम क्या करें, एक इस तरीके की व्हीकल बनाएं जो सोलर एनर्जी से चार्ज हो सके। ठीक है, तो ये रिसर्च किस में होगी, ये रिसर्च होगी आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिसर्च में। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च में आपकी आएगी, क्योंकि अप्लाई करने के लिए बना रही हूँ ना। जब वो बन जाएगा, ऐसा मेथड मुझे मिल जाएगा जिसमें सोलर से चार्ज हो सकेगी बैटरी, तो फिर मैं क्या करूँगी, वो बाहर धूप में खड़ी रहेगी, भाई चार्ज हो जाया करेगी, तो और फिर मैं इसे मार्केट में जब लॉन्च करूँगी तो मुझे इससे बहुत प्रॉफिट होगा। तो ये क्या है, ये एक तरीके से अप्लाइड रिसर्च का पार्ट होगा। ठीक है, तो 2 रिसर्च तो आपकी होगी, भी हम इन्हें डिटेल में भी देखेंगे। यानी कि एप्लीकेशन के यूज से आपकी कौन कौन सी हो गई, प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च, और सेकंड वन हो गई आपकी अप्लाइड रिसर्च। फिर इसके बाद है ऑब्जेक्टिव के बेस पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बेस पे, ऑब्जेक्टिव के बेस पे आपकी कौन सी है, यानी कि आपका उद्देश्य क्या है, गोल क्या है आपकी रिसर्च को करने के। ठीक है, तो उसके बेस पे आपकी होगी, एक तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कॉजल एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च,
ये है आपकी कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बेसिकली हमारे पास 5 टाइप्स की हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव के बेस पे रिसर्च। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, इसमें हम कोई भी चीज़ जैसी है उसको ऐसा का ऐसा ही हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, यानी कि व्हाट, यानी कोई कैसा है, कोई भी चीज़ कैसी है। यानी कि कोविड आया था तो वो किस तरीके से आया था, कैसे आया था, हम उसको ऐसा का ऐसा ही एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जब कोविड आया था तो जो जैसा है उसको वैसा ही समझना। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बाद हम क्या लगाते हैं, एनालिटिकल रिसर्च लगाते हैं। जब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत हम जानते हैं तो हम कौन सी लगाएंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत हमें पता है तो हम उस चीज़ को और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी है हमारी कॉजल रिसर्च। कॉजल रिसर्च में क्या है, इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, यानी कि जो दो भी चीज़ें हैं, दो वेरिएबल्स हैं, दो चीज़ें हैं, उनके बीच में क्या है, जब चीज़ों के बारे में सब कुछ जानते हैं तो हम कौन सी लगाएंगे, कॉजल रिसर्च लगाएंगे। यानी कि जब दो चीज़ें हैं तो उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखेंगे, जैसे कि इफेक्ट ऑफ क्लासरूम अटेंडेंस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास एकेडमिक अचीवमेंट है, एक हमारे पास क्लासरूम अटेंडेंस है। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा क्लासरूम अटेंडेंस कैसे एकेडमिक अचीवमेंट को इफेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, आपकी कॉजल और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होगी। तो हम यहाँ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। कॉज मतलब कारण, इफेक्ट मतलब प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, किस कारण से क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे किसी दो चीज़ों में। एक चीज़ हमारा एक चीज़ है जिसे हम चेंज कर रहे हैं और दूसरी चीज़ का उसमें बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है। ठीक है, दूसरा है कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च में भी क्या है, हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, इसमें तो हम कॉज देख रहे थे, इसमें हम देख रहे थे कारण क्या है, इसमें हम देख रहे थे कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है, सिर्फ हम इतना देखेंगे। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कोरिलेशनल रिसर्च। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ये। ठीक है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ये, और इसमें हम दो वेरिएबल यानी कि दो चीज़ों के बीच में क्या देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं। जैसे कि आप देखोगे, क्या क्लासरूम अटेंडेंस हमारे रिजल्ट के साथ रिलेटेड है या नहीं है, कोरिलेटेड है या नहीं है। तो यस और नो में हमारा जवाब आ जाएगा, या पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या नेगेटिवली, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप देखते हैं, यहाँ पे कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट है इसमें हमारी ऑब्जेक्टिव में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या है, हम चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये बहुत एक्यूरेट होती है और इसको लेबोरेटरी में किया जाता है और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास 3 है। पहली है हमारी इसके अंदर प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसमें एक हमारे, और दूसरी है आपकी ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और आपकी थर्ड है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, तो हमारे पास 3 है इसमें। तो इसके अंदर जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 ग्रुप। मान लो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, मुझे ये देखना है कि मेरे क्लास में कितने बच्चे जो रेगुलर आते हैं उनका रिजल्ट कैसा है, जो बच्चे रेगुलर नहीं आते उनका रिजल्ट कैसा आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया जो रेगुलर आता था, उनको बोला कि तुम्हें पूरे 6 मंथ पूरे सेमेस्टर जो है वो रेगुलर आना है। तो वो क्या हो गया, वो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया उस पर, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंटल कर रही हूँ। दूसरे ग्रुप को मैंने फ्री छोड़ दिया, मैंने कहा तुम्हारी मर्जी है तो आओ, नहीं है तो मत आओ। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो कंट्रोल ग्रुप हो गया। ठीक है, जिसको दूसरे को मैंने किया है तो वो क्या हो गया, वो कंट्रोल ग्रुप हो गया। तो एक्सपेरिमेंटल में फिर मैं क्या करूँगी, एक ग्रुप वो है जिसको मैंने स्ट्रिक्टली बोला है कि उनको 6 मंथ रेगुलर आना है, एक ग्रुप वो है जो रेगुलर नहीं आया, जिसको फ्री छोड़ा हुआ है, वो कंट्रोल ग्रुप हो गया। फिर दोनों को मैं देखूंगी लास्ट में, जब मेरा 6 मंथ का सेमेस्टर हो जाएगा, कि दोनों के रिजल्ट कैसा आए हैं। ठीक है, फिर मैं उन रिजल्ट को क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी। तो यही है हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, समझ में आ गया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप यही देखते हो कि जो आपके दोनों हैं, जो आपका कंट्रोल ग्रुप है और जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसके बीच में आपको रिलेशनशिप देखना होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ठीक है, तो अब ये क्या है आपका, इसमें प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपका, ठीक है, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमारे पास कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, सिर्फ कौन सा ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। मतलब कि हमने ये तो नहीं कहा है कि एक ग्रुप से कि आप नहीं भी आओगे तो चलेगा, हमने बस एक ग्रुप से सिलेक्ट किया जिसको बोला कि आपको 100% कॉलेज आना ही है। तो हमारे पास कंपैरिजन के लिए कोई दूसरा ग्रुप नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो वो प्री एक्सपेरिमेंटल होगी। ट्रू एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा, कंट्रोल ग्रुप भी होगा और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी होगा। ठीक है, और इसमें आपका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है और मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि आप क्या कर सकते हो,
एक 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 ग्रुप को तो आपने बोला कि भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें कॉलेज नहीं आना, तुम आना चाहो आओ, नहीं आना चाहते मत आओ। एक ग्रुप को आपने बोला कि तुम्हारी मर्जी नहीं है, तुम्हें 100% ही कॉलेज आना पड़ेगा। तो ये हमने क्या किया है, ये वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया है, ठीक है। अभी हम वेरिएबल्स वगैरह आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये आगे काफ़ी डिटेल में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका कंट्रोल ग्रुप हो गया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दोनों ग्रुप होते हैं इसमें। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैनिपुलेटेड वेरिएबल, यानी कि हम क्या करते हैं, वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये भी हम अभी आगे सैम्पलिंग में पढ़ेंगे। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हम अपनी मर्जी से नहीं सिलेक्ट करेंगे सैम्पल को, हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ टॉपर्स बच्चों को सिलेक्ट कर लूँ और फिर कंपेयर करूँ, तो उससे तो मेरी फाइंडिंग हमेशा से गलत आएंगी। मुझे क्या करना है, रैंडम करना है, रैंडमली लोग बच्चों को सिलेक्ट करना है बिना सोचे समझे, चाहे उसमें टॉपर आ जाए चाहे उसमें बेवकूफ़ आ जाए, ठीक है। तो सारे बच्चों को लेके चलना है मुझे, तो उसे रैंडम सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, ये रिजेम्बलेंस में होती है, यानी कि मिलती जुलती है। ये ग्रुप आपका कंट्रोल ग्रुप इसमें होता है, इसमें क्या है आपका कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों होंगे, लेकिन इसमें रैंडम असाइनमेंट नहीं होता, ठीक है। और कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन हम इसमें करते हैं, मैनिपुलेटेड वेरिएबल होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो, होती सेम, ये भी ट्रू एक्सपेरिमेंटल जैसी ही है, बस इसमें कुछ कुछ अंतर होता है जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ एक चार्ट है, अभी इसके आगे ये सारी जो रिसर्चेज हैं वो डिटेल में दी हुई हैं। फिर इसके बाद है इंक्वायरी मोड, ठीक है। इंक्वायरी मोड में आपका क्या है, अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो। क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन सी आएगी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आएगी, हाउ एंड व्हाई स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आएगी, सर्वे और कोरिलेशन आएगा, ठीक है। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर्ड आई है ये आपकी एक क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हारे पास आई, मैंने तुम्हें 100 क्वेश्चन दिए, 100 क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में लेके मैं आ गई, तो मैंने क्या किया, फिर मैंने देख लिया कि इस क्वेश्चन को कितनों ने हाँ बोला था और कितनों ने ना बोला था, तो वो क्या हो जाएगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको सीधे सीधे आपको फाइंडिंग्स मिल जाएंगी। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है गणनात्मक, ठीक है, यानी कि जिसमें आप गिनती कर सकते हो, आप सीधे कर सकते हो कि 10% लोगों ने क्या बोला है कि जो डॉडी लेना है वो गलत बात है, और बाकी के 90% ने बोला है कि अच्छी बात है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है, ये एम्पेरिकल रिसर्च होती है, एथनोग्राफी, केस स्टडी, हिस्टोरिकल और नरेटिव, इसके सब ये इसके अंदर आते हैं, ठीक है। यानी कि क्वालिटेटिव में क्या है, मैं आपको बोलूँ कि भाई डॉडी लेना बुरी क्यों है और अच्छी बात क्यों है, आप सब इसको पॉइंट्स बता दो, उनके पॉइंट्स मैं लिख करके लेके आऊँ, फिर पॉइंट्स को समराइज करूँ, तो मैं 100% तो बिल्कुल नहीं बोल सकते ना कि इतने लोगों ने बोला है कि बहुत अच्छा है, इतने लोगों ने बहुत बोला, क्योंकि सब वेरिएशंस आएंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो आपका क्वालिटेटिव हो गया, जिसमें हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, हम चीज़ों को फील कर सकते हैं और उसके हिसाब से हमें अपने एनालिसिस करना होता है रिसर्च का, ठीक है। तो ये आपका एक चार्ट है जिसमें आपका टाइप्स ऑफ रिसर्चेज में आपका एप्लीकेशन की अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग और इंक्वायरी मोड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है बेसिक रिसर्च और एक्शन रिसर्च के बीच में अंतर, नहीं सॉरी ये वाला आएगा, ठीक है। ये क्या है, सबसे पहला है आपका फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल रिसर्च कौन सी वाली होती है, जो क्या होती है, बेसिक रिसर्च भी आप इसको बोलते हो, और ये बेसिक और प्योर रिसर्च भी इसको बोला जाता है। और ये जवाब कौन सा ढूंढती है, हाउस का जवाब ढूंढती है कि कैसे धरती जो है सूरज की चारों तरफ घूमती है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, ये नॉलेज इन्हेंसर होती है, ठीक है। प्लांट, एनिमल, इन्वायरमेंट और आपका जो ये है इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट, इन सब के लिए क्या करती है, आप का ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपका बढ़ा करके आपके नॉलेज को बढ़ाती है, ताकि आप क्या कर सको, अप्लाइड रिसर्च, इस नॉलेज के बेस पे आप अप्लाइड रिसर्च वगैरह भी लगा सको, ठीक है। तो ये इसके बाद है फॉर गेन नॉलेज, नॉलेज गेन करने के लिए होती है डाटा सप्लाई फॉर अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। इसका डेटा या इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम कहाँ भेज देते हैं, अप्लाइड रिसर्च वाले उसे ले करके तब रिसर्च शुरू करते हैं, ठीक है। नीड फंड, ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए होता है, फंड की जरूरत होती है, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो ये क्या है, ये नीड फंड है, इसमें कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट हो गए, जैसे कि अगर देखा जाए कि जो आजकल इन्वायरमेंट इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, तो उससे अगर ग्लोबल वार्मिंग पे कोई वो करेगा रिसर्च तो उसको कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी वो इस पर रिसर्च करेगा तो उसे कहीं ना कहीं, लेकिन आने वाले समय में अगर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ी तो इन्वायरमेंट को कितना हार्म है और हमारे लिए सर्वाइवल के लिए कितनी प्रॉब्लम्स है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको इस तरह की रिसर्चेज को फंडेड करती है, ठीक है, ताकि नए नए फैक्ट्स को हम निकाल के ला सकें और लोगों को अवेयर कर सकें, ठीक है। तो ये फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत होगा, ठीक है। फिर अगर ग्लोबल वार्मिंग के लिए पॉलिसीज बनेंगी, ठीक है, कि किस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करें, तो जो इन्फॉर्मेशन हमें फंडामेंटल रिसर्च के थ्रू मिली है
उसको लेंगे हम और अप्लाइड रिसर्च में अप्लाई करेंगे उसको, ठीक है। मतलब कि आपको तो पता है ग्लोबल वार्मिंग से इतने इतने नुकसान हो रहे हैं, ये सब आपको अप्लाई फंडामेंटल रिसर्च में मिला। अब अप्लाइड रिसर्च वाले क्या करेंगे, अगर अप्लाइड रिसर्च में आपको कोई मशीन्स बनानी है जो क्या करें आपकी ग्लोबल वार्मिंग को कम करें, ठीक है। फिर तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, उन्हें फंडामेंटल रिसर्च से मिलेगी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आने वाले समय में इतना नुकसान होगा। तो आपको क्या करना है, अप्लाइड रिसर्च के थ्रू ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करके मार्केट में बेचना है, ताकि क्या हो, आपका ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर है। उसके बाद है आपका डेटा सोर्स फॉर अप्लाइड रिसर्च फॉर गेन नॉलेज, नॉलेज को गेन करने के लिए है, और ये नेचर में एनालिटिकल है, यानी कि क्या करता है, एनालिसिस करता है, अपने रिसर्च को बहुत डिटेल में जाकर के उसका एनालिसिस करता है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। हाउस का जवाब दे रहा है ना, तो ऑब्वियसली एनालिटिकल होगा ये। फिर है वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, ठीक है। ये क्या करता है, ह्यूमन और एनिमल के वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक है, उनकी भलाई पे के लिए काम करता है ये वाली रिसर्च, ठीक है। एट लार्ज लेवल, ये बड़े बड़े लेवल्स पे होती है। आप ग्लोबल वार्मिंग ढूंढना है, बहुत बड़ा लेवल की रिसर्च है, तो इसके लिए फंड भी चाहिए, आपको पैसे भी चाहिए। तो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और बाई नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, ये बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। तो नेशनल लेवल पे हो रही है, स्टेट लेवल पे हो रही है, और किसके थ्रू हो रही है, नेशनल रिसोर्सेज के थ्रू हो रही है, ठीक है। क्योंकि खुद तो आप इतनी दूर दूर नहीं जा सकते हो, तो आपको गवर्नमेंट से कहना पड़ेगा। नेशनल रिसोर्सेज जो है आपके, जैसे JRF मिलती है, वो इसीलिए तो मिलती है ना, जो JRF आपको मिली है वो इसीलिए तो मिलती है, ताकि आप क्या कर सको, उसके थ्रू रिसर्चेज कर सको, और आपको गवर्नमेंट क्या देगी, पैसा देगी, ठीक है। बेसिस फॉर अदर रिसर्च, और रिसर्चेज के लिए बेसिस है ये, ठीक है। यहाँ की इन्फॉर्मेशन को ही हम बाकी रिसर्चेज में अप्लाई करते हैं। कैन बी जनरलाइज, जनरलाइज का मतलब होता है कि जो हम छोटे जगह पे, या फिर आपका मान लीजिए मैंने कोई रिसर्च की कम लोगों पे, ठीक है, फिर मैं ये कह सकती हूँ कि वही रिसर्च जो है वो 100% सभी लोगों पे अप्लाई होगी, ठीक है। तो वो जनरलाइजेशन होता है। तो जो रिसर्च मैंने कम लोगों पे की है, 400-500 लोगों पे मैंने काम किया है, उसे मैं कह सकती हूँ कि इंडिया के 130 करोड़ लोगों पे अप्लाई की जा सकती है। तो वो क्या है, वो जनरलाइजेशन है, जो हम सैंपल पे काम करते हैं और बाद में उसे अप्लाई कर देते हैं सारी पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो ये क्या है आपका ओनली कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है। ये आपका क्या बनाती है, कॉन्सेप्ट्स बनाने पे काम करती है, ठीक है। आपके नॉलेज और आपके जो दिमाग में कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। आपके विचार, आपकी सोच और आपकी जो नॉलेज है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्या हो जाए, क्लियर हो जाए आपके टॉपिक से रिलेटेड। फॉर क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी के लिए होती है ये। नॉलेज का बेस बनाने के लिए हम इसको करते हैं, बेसिक और प्योर रिसर्च ये कहलाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको बेसिक और प्योर रिसर्च, ठीक है। बेसिक बोल लो, प्योर बोल लो, जो आपको इसको बोलना है वो बोल लो। फिर दूसरी है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है, ये हम कहीं ना कहीं किसके लिए कर रहे हैं, इस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे कि मार्केट में डीजल महंगा हो रहा है, मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, एक ऐसी बाइक बनाओ जो धूप में खड़े खड़े अपने आप ही चार्ज हो जाए, वो उसी से चल जाए, सोलर एनर्जी से चल जाए करें, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका अप्लाइड रिसर्च में बनेगी ऐसी मशीन। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अप्लाइड रिसर्च करने की कोशिश मैं करूँगी, ठीक है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस, ठीक है। साइंस का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है ये, इसमें आप प्रैक्टिकली काम करोगे। इसमें वाई का जवाब बनता है कि कैसे मैं ऐसी मशीन बनाऊँ, ठीक है। फिर उसके बाद है सिंथेटिक इन नेचर। सिंथेटिक मतलब कुछ सिंथेसिस करती है, कुछ बनाती है ये नेचर में, ठीक है, कुछ बना देना। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपकी समाधान मिलती है, ये आपकी एक्शन ओरिएंटेशन है। मतलब आप क्या करोगे, इसमें आपको अपना एक्शन, कुछ ना कुछ आप जो बना रहे हो उससे आपको एक्शन करोगे आप, ठीक है। कोई चीज़ जगह आपने रिसर्च की है तो आप वो मशीन बना रहे हो, ठीक है। तो एक्शन ओरिएंटेड है ये। टेक्निकल एप्लीकेशन है, टेक्निकल कोई ना कोई टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं हम, ठीक है। कलेक्ट डेटा फ्रॉम बेसिक रिसर्च, और बेसिक रिसर्च से जो डेटा है उसको हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके है कलेक्ट डेटा फ्रॉम बेसिक रिसर्च। स्मॉल एनालिसिस है, तो ये छोटे छोटे लेवल पे भी हो जाती है। जैसे ये तो बहुत बड़े लेवल पे कर देते हैं ना, हम इसको थोड़े छोटे लेवल पे भी करते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड रिसर्च, इससे हमें कुछ ना कुछ क्या निकालना होता है, रिजल्ट निकालनी होता है, ठीक है। इससे हमें क्या निकालना होता है, रिजल्ट निकालना होता है। तो ये क्या है, ये आपकी रिजल्ट ओरिएंटेशन रिसर्च है, ठीक है। इसके बाद है मार्केट रिसर्च है, ये मार्केट रिसर्च, ठीक है। मेन मार्केट की प्रॉब्लम्स पे होती है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मार्केट रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस, साइंस का प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं। अब इसी के अंदर आती है कि एक्शन रिसर्च, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च क्या है, ये हमारा अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट है। मान लो एक रिसर्च तो मैं ये कर रही हूँ कि भाई मुझे एक ऐसी मशीन बनानी है जो अच्छे से वो धूप से चार्ज होके चल सके, ठीक है। तो ऐसी स्कूटी बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए तो मुझे सालों साल लगेंगे, तो वो तो अप्लाइड रिसर्च है, ठीक है। लेकिन अचानक मुझे
अगर कोई रिसर्च ऐसी करनी है जिसमें मुझे 2 या 3 महीने में ही उसका रिजल्ट चाहिए, तो मुझे उसके लिए कौन सी करनी होगी, एक्शन रिसर्च करनी होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके कॉलेज में जहाँ भी आप पढ़ा रहे हो वहाँ आपके एडमिशन कम हो गए हैं। ठीक है, अब आपको इस बात का एहसास हुआ है कि भाई हमारा एडमिशन तो कम है, तो आप क्या करोगे, लोगों से इसके बारे में जानकारी लोगे। लेकिन अगर आप इसको पूरा डिटेल में करने बैठोगे इस टॉपिक को कि आपकी जो एडमिशन है वो कम क्यों हुए हैं, फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च के बेस पे, तो आपको सालों लग जाएंगे, तब तक तो आपका कॉलेज ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बहुत छोटी सी रिसर्च करनी है, एक्शन बेस्ड रिसर्च है वो। बस आपको क्या करना है, लोग के पास जाओगे, इसमें सारे स्टेप्स हम नहीं फॉलो करेंगे, बस आप अपने कॉलेज से रिलेटेड लोगों के पास जाओगे, उनसे प्रॉब्लम पूछोगे कि भाई आखिर क्या कारण है कि आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं भेज रहे हो, क्या रीजन है, अगर हम इनको इसमें ये मॉडिफिकेशन करें तो क्या आपको अच्छा लगेगा। तो आप 2 या 3 महीने में अपनी उस प्रॉब्लम का फाइंडिंग जो है निकाल लोगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी है कि हर चीज़ आप सारे चैप्टर बनाने बैठ जाओ। इसमें क्या है, आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पर फोकस करोगे और लिमिटेड शब्दों में, लिमिटेड पेजेस में अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, लोगों से पूछोगे और उस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ करके ले आओगे। तो उसे क्या बोलते हैं, एक्शन रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, जो हम बहुत लिमिटेड स्केल में करते हैं, तो ये क्या होगी, हमारी एक्शन रिसर्च होगी। फिर एक्शन रिसर्च में हमारा ये स्मॉल स्केल इंटरवेंशन है, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पर हम कर रहे हैं और ये ना एरिया स्पेसिफिक होती है। जैसे क्या, अगर मुझे ये देखना है कि मेरे कॉलेज के एडमिशन क्यों कम हो रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम बेस्ड है, तो ये वाली जो रीज़न है कि एडमिशन क्यों कम हो रहे हैं, ये मैं पूरे इंडिया में हर कॉलेज पे ये वाली चीज़ अप्लाई नहीं कर सकती कि मेरे कॉलेज में इसलिए कम हो रहे हैं, तो इंडिया के जितने भी कॉलेज हैं उनमें इस कारण से ही कम हो रहे हो। तो यहाँ पे जनरलाइजेशन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल स्केल है ना, एक स्पेसिफिक एरिया पे स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे होती है। ठीक है, बेस्ड ऑन अ सिस्टमेटिक अप्रोच, ये किस पे बेस्ड है, सिस्टमेटिक अप्रोच पे है, होती सिस्टमेटिक ही है ये, लेकिन इसमें कुछ स्टेप जो हैं वो हम कट कर देते हैं। जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम इसमें नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल हम अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने में नहीं निकालेंगे, हम सीधे उसका समाधान की बात करेंगे। ठीक है, क्विक रिजल्ट आता है इसमें, बस आपने देखा कि मेरे प्रोडक्ट की सेल क्यों खत्म हो रही है, मार्केट गए, आपने लोगों से पूछा और उसका एक वो जो सॉल्यूशन है वो निकाल के ले आए। ठीक है, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन के थ्रू होती है, जो आजकल की जो रियल लाइफ है उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च का ही टाइप है, लेकिन अप्लाइड रिसर्च बहुत डिटेल में करते हैं हम। ठीक है, तो इसको हमने कट शॉर्ट कर दिया ताकि प्रॉब्लम का समाधान हमें जल्दी मिल जाए। नहीं तो अगर हम अप्लाइड रिसर्च करने बैठेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक जो हमारा ब्रांड है, जो मार्केट है हमारी, वो तो और भी खराब हो जाएगी ना। तो हमें शॉर्टकट में करना है, इसीलिए मॉडल बेस्ड अप्रोच है। क्यों, क्योंकि हम इसमें एक पर्टिकुलर मॉडल लेके चलते हैं, स्पेसिफिक, ये प्रॉब्लम स्पेसिफिक मॉडल है। इसीलिए अगर मैंने मान लो मैंने अपने जहाँ जिस लोकल एरिया पे मैं रह रही हूँ, मैंने वहाँ के एक लोकल एरिया पे काम किया है, तो वो उसी लोकल एरिया पे अप्लाई होगा, वो पूरे इंडिया पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि यहाँ की अप्लाइड की रिसर्च और जो हमारी प्योर रिसर्च थी तो हम पूरे इंडिया पे अप्लाई कर दे रहे थे ना, लेकिन ये वाली जो है ये हम पूरे इंडिया पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये जनरलाइज हम नहीं कर सकते। इसका यही वो है कि जैसे हमने क्या किया था, हमने अप्लाइड के थ्रू एक निकाल के लेके आए कि भाई ये वाला जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हमने फिर अगर 100 लोगों ने उसको अच्छा बताया, ठीक है, अप्लाइड की में, तो हमने क्या किया है, हमने बोला कि वो सारी जो हमारी दुनिया वो है, देश है, उस प्रोडक्ट को अच्छा बता रहा है, हमने ये मान के चले हम कि वो, तो हमने वहाँ जनरलाइज कर दिया उसको, लेकिन वो हम यहाँ नहीं मान के चलेंगे क्योंकि ये एरिया स्पेसिफिक है। ठीक है, तो ये इसीलिए छोटी रिसर्च होती है, इसलिए मॉडल बेस्ड अप्रोच है, यानी कि प्रॉब्लम स्पेसिफिक मॉडल है। इसमें प्रैक्टिशनर्स रिसर्चर, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं छोटी छोटी रिसर्चेस को, वो इस पे काम करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन रिसर्च है, इसमें कोई ना कोई आपको समाधान मिलता है, लेकिन इसमें हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं अपनी फाइंडिंग्स को। जो भी हमारी फाइंडिंग्स निकली रिसर्च करने के बाद, उसे हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी दुनिया पे अप्लाई होगी भाई ये फाइंडिंग्स। ठीक है, तो हम इसे जनरलाइज नहीं कर सकते। नॉट इन अ प्री डिफाइंड प्रोसेस, मतलब जिस प्री डिफाइंड प्रोसेस है अप्लाइड रिसर्च और जो हो रहा है, जो पहले से डिसाइडेड प्रोसेस है। रिसर्च ऐसे हवा हवा में नहीं होती, एक पूरा इसका प्रोसीजर होता है, हमें उस प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। ठीक है, तब हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, और जिसने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख लो, क्योंकि उसमें मैंने रिसर्च के बारे में काफ़ी अपनी रिसर्च उसमें दिखाई है और रिसर्च कैसे होती है पूरा स्टेप उसमें बताया है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका अगर देखो, नॉट अ प्री डिफाइंड प्रोसेस, ये प्री डिफाइंड प्रोसेस में नहीं होती क्योंकि शॉर्टकट में कर रहे हैं ना इसको हम। ये किसने दिया था आपको, कर्ट लुईन ने दिया था ये वाली रिसर्च का कॉन्सेप्ट, क्योंकि पहले अगर कोई तुरंत समाधान आ गया, मान लो हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो घटने लग गई, तो अगर हम अप्लाइड रिसर्च और प्योर रिसर्च करने बैठेंगे तो जब तक तो मार्केट ही बंद हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको शॉर्टकट में 1-2 महीने में अपनी फाइंडिंग्स लेके आनी है, तो हम उसमें बहुत सारे स्टेप्स जो है वो रिमूव कर देंगे, जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं, जो इनमें तो जरूरी है अप्लाइड और प्योर रिसर्च में, तो लेकिन उनका हमें प्रॉब्लम से सीधा हमारा रिलेशन नहीं है, तो उन स्टेप्स को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो बाय कर्ट लुईन्स है हमारा, ये क्या है हमारा, कर्ट लुईन्स के थ्रू दी गई थी ये वाली रिसर्च। अप्लाई साइंटिफिक थिंकिंग टू रियल
लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन पे आप क्या करोगे, साइंटिफिक थिंकिंग को अप्लाई करोगे। फॉर सॉल्व इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इससे अपनी तुरंत जो आपकी क्लास में प्रॉब्लम्स आ रही है उनको समाधान कर सकते हो, उनका समाधान हम इस रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। क्लासरूम टाइप सॉल्यूशन, वन शॉट रिसर्च है, मतलब शॉर्टकट में आप कर लेते हो, वन शॉट है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको चीज़ों को नहीं डिस्क्राइब करना है, आपको बस अपने जो प्रॉब्लम है उस पर स्टिक रहना, उसका समाधान निकालना है, ठीक है। तो ये इमीडिएट एप्लीकेशन एंड सॉल्यूशन पे काम करती है, तुरंत आपने अप्लाई किया और तुरंत आपको समाधान मिल गया, ठीक है। फिर है आपका वर्क ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क, ठीक है, वर्क ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क सिचुएशन, ठीक है। आपकी जो वर्क सिचुएशन है उसको ठीक करना है, मतलब कि अगर मान लो हमारे एम्प्लॉयज़ जो है बार बार जॉब छोड़ के जा रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर हम पूरी रिसर्च करने बैठेंगे अप्लाई और प्योर रिसर्च, तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करें, हम अपनी छोटी सी एक एक्शन रिसर्च लगा दें, 1 महीने में हमें समाधान मिल जाएगा कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्यों छोड़ करके जा रहे हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, ऑफिस ही खाली हो जाएगा अगर हम ये अप्लाइड और प्योर रिसर्च करने बैठेंगे तो, ठीक है। तो इसकी भी अपनी वैल्यू है और इनकी भी अपनी वैल्यू है, ठीक है। सिचुएशनल एंड रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी है ये, ठीक है। इसमें आपको परिस्थिति से रिलेटेड इंक्वायरी मिल जाएगी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो इंक्वायरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। स्मॉल स्केल इंटरवेंशंस, ठीक है, बहुत छोटे लेवल पे ये होती है, समझ में आ गया इतना। अभी हम इसमें और पढ़ेंगे, आगे डिटेल पढ़ेंगे इसकी, इनके जो वो है सॉरी, ठीक है। चलो इसके आगे है हमारा स्टेप्स है ना अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च में स्टेप्स क्या क्या है, तो सबसे पहले देखो मैंने पहली वाली इसमें सब बताया हुआ है अपना, जो मेरी सबसे पहली वीडियो रिसर्च की, इसलिए मैंने एक बेसिक रिसर्च का बता रखा है उसमें, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, आपको पता चल जाए कि रिसर्च होती क्या है। तो जो हमारी बाकी रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च और प्योर रिसर्च, तो हमारी जो पहली वाली वीडियो मैंने बताई बिल्कुल वैसी होगी, ठीक है। लेकिन जो एक्शन रिसर्च है वो आपके बहुत शॉर्ट में होगी, यानी कि उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाला चैप्टर नहीं होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन बहुत कम होगा, इसके अलावा आपका मैथोडोलॉजी लिमिटेड होगा उसमें, जैसे हम तो बहुत मोटी चीज़ें बनाते हैं ना, इसमें एक छोटी सी रिपोर्ट पर मेन जो होगा आपका इसमें डेटा कलेक्शन पे काम होगा, यानी कि आपको लोगों से डेटा कलेक्ट करना है, जो प्रॉब्लम है उसका समाधान जल्दी से रिजल्ट एंड डिस्कशन निकालना है, ठीक है। तो इसमें अप्लाइड रिसर्च के क्या क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, ठीक है। जैसे कि आपको प्लानिंग में क्या करना है कि आपको रिसर्च करनी किस पे है, तो सबसे पहले क्या होगी, आपकी प्लानिंग होगी। फिर प्लानिंग के बाद आप आइडेंटिफाइंग, इन्फॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कहाँ से आ रही है और आप उसको क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है। आपको जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। फिर आप उस पर एक्शन लोगे, ठीक है। फिर एक्शन का जो भी आपने प्लान बनाया उसमें एक्शन लोगे। क्वेश्चनियर कलेक्टिंग, क्वेश्चनिंग, ठीक है, जो आपका डेटा है उसको आप कलेक्ट करके लेके आओगे। फिर आप उस डेटा को चेक करोगे, उसमें आप फिर रिजेक्टिंग करोगे, यानी कि आप उसमें क्या क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, रिपोर्टिंग करोगे और शेयरिंग करोगे डेटा को एनालिसिस करना, उसको अच्छे से डिटेल में देखना, रिपोर्टिंग करना, उसमें जो रिपोर्ट बनाना उस डेटा के हिसाब से, ठीक है, उसको रिपोर्ट करना डेटा को कि कितने % लोगों ने क्या बोला, उनका क्या फाइंडिंग्स है, वो क्या चाहते हैं, शेयरिंग करना, फिर लोगों को शेयर करना, और उसके बाद उसमें क्या करोगे, आप प्लानिंग करोगे, ठीक है। ये आपका है। यहाँ पे अगर आप कुछ आपका फाइनल आ चुका है, इसके अलावा दोबारा से आपको जो कमी रह जाएगी फिर दोबारा से प्लानिंग के थ्रू उसको ये साइकिल में आपका चलता रहेगा, ठीक है। इवोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन है, आप इसको इवोल्यूटिंग इम्प्लीमेंटेशन, आप इसे क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। फिर है इसके बाद ये, इसमें आप इस स्टेप्स हैं हमारे अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च में, ठीक है। एक्शन रिसर्च में आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सबसे पहले प्लान करना है, ठीक है। प्लान किया आपने, फिर आपने उस पर एक्शन लिया, एक्ट किया, फिर ऑब्जर्व किया और फिर रिफ्लेक्ट किया। इसमें 4 स्टेप्स आएंगे आपके। आइडेंटिफाई ऑफ प्रॉब्लम, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, आपने देखा कि भाई हमारे जो एडमिशन है वो कम हो रहे हैं। पिन पॉइंटिंग द प्रॉब्लम, आपने अपने प्रॉब्लम को डिसाइड किया, फाइनल किया कि आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है उसमें रीजंस फाइंड आउट करने के एडमिशन हमारे कॉलेज में क्यों कम हो रहे हैं, ठीक है। ये देखना है आपने, डायग्नोसिंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, और फिर आपका जो प्रॉब्लम है, जो कारण है, उसको आपने पूछना है अपनी लोकेलिटी के लोगों से, उनसे बात करनी है, आपने डेटा कलेक्ट करना है कि भाई ऐसा क्यों है कि हमारे, आपको फैकल्टी से बात करना है क्या रीज़न हो सकते हैं, आपको सबसे बात करके अपनी क्या निकालनी है, एक उसका प्रॉब्लम का कॉज निकालने की कोशिश करनी है। एक्शन हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अपनी खुद की एक सोच बना लेना है कि हाँ ये रीज़न हो सकते हैं कि जिसके चलते हमारी क्या है, रिसर्च में जो हमारी एडमिशन है वो कम हो रहे हैं, तो वो हाइपोथेसिस हो गया। हम अपनी खुद की एक सोच बना लेते हैं शुरू में ही, ठीक है। तो फिर है आपका डिज़ाइनिंग द एक्शन प्लान, आप एक्शन प्लान को डिज़ाइन करोगे।
उसके बाद आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंटेशन एक्शन ऑफ द एक्शन प्रोग्राम, ठीक है। और जो भी आपने सोचा है कि आपको क्या करना है, आप उसे इम्प्लीमेंट कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया है। अब इसके बाद देखिए, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के बाद आप एक्शन प्लान भी बना रहे हो, ठीक है। एक्शन प्लान बनाने के बाद आप इम्प्लीमेंट एक्शन ऑफ द एक्शन प्रोग्राम, ठीक है। जो भी आपने देखा है कि अभी आपने प्रॉब्लम कॉजेज निकाल के ले आए, फिर आपने उस कॉजेज के बाद क्या किया, हाइपोथेसिस बनाई, फिर आपने जो आपको कॉजेज पता चले थे, जो कारण पता चले थे कि इस कारण से कि बसेज नहीं है गाँव, तो आपने क्या किया, उनके ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ की। उसके बाद आपने डिजाइनिंग द एक्शन प्लान, मतलब आपने फैसिलिटीज़ की कि हमें जो आसपास के जितने भी विलेजेस हैं जहाँ से बच्चे नहीं आ पाते हैं स्कूल, उनके ट्रांसपोर्ट की वहाँ तक फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी है। तो इम्प्लीमेंट एक्शन ऑफ द एक्शन प्रोग्राम, तो आप क्या करोगे वहाँ पे, इम्प्लीमेंट एक्शन ऑफ द एक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तो आपने वहाँ क्या किया, फिर जो भी आपने प्लानिंग बनाई थी, आपने गांव विलेज बसेस का इंतजाम कर दिया, जितने भी आपकी विलेजेस थे, आसपास की कम्युनिटीज़ थी, वहाँ तक आपने ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ की थी। फिर आपने देखा कि आपकी ये वाली प्रॉब्लम के, जब आपने इस प्रॉब्लम का समाधान कर लिया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो आपके फाइनल निकल के आई थी कि ट्रांसपोर्ट के चलते एडमिशन में दिक्कत आ रही है, तो वो उसका समाधान हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपका हो गया है एक्शन रिसर्च के स्टेप्स। फिर है बेसिक रिसर्च और एक्शन रिसर्च में अंतर। ओके तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्शन रिसर्च और बेसिक रिसर्च में अंतर, ये हम अपनी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और तब तक आपको ये जितना भी टॉपिक अभी आपको पढ़ाया गया है, इसे आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ताकि आगे के टॉपिक्स आपको ढंग से सही से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।